हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसका रेफरेंस बुक होगा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सोनाली बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी। तो देखिए यहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट को भी या कुछ ब्रीफली उन फैक्ट्स को भी जानेंगे जो रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट। तो आपको मालूम है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर आप देखेंगे कि 1719 टू 48 ये मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था। इस टाइम पे क्या हुआ था कि नए नए ऑटोनॉमस स्टेट्स इमर्ज हुए थे। ब्रेकअप, फिजिकल ब्रेकअप देखा जाता है मुगल एम्पायर में। तो यहाँ पे जो फिज़िकली जो टूटा था एडमिनिस्ट्रेशन मुगल्स का, वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ नए राज्यों का इमर्जेंस हुआ था। जैसे कि कुछ राज्य थे हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सब कुछ नए राज्य थे। तो इन राज्यों के बारे में डिटेल में हम लोग कुछ अलग वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इन राज्यों का इमर्जेंस बताऊंगी तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के साथ जो छोटा छोटा इवेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और जो लॉन्ग इवेंट्स जैसे बंगाल का इमरजेंस कैसे हुआ या फिर हैदराबाद का इमरजेंस कैसे हुआ, इसको हम लोग डिटेल में किसी अलग वीडियो में देखेंगे। तो हमारा आज का यहाँ पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीम लाइंड द लास्ट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी। तो संभाजी के बाद जो लास्ट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको किसने आगे बढ़ाया था। फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम, सेकंड है बालाजी विश्वनाथ, थर्ड है गंगाबाई एंड फोर्थ है नानाजी देशमुख। तो यहाँ पे देखिए मराठा एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब के बाद यहाँ पे साहू को रिलीज़ किया गया था। अब उसके बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हलचल हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंपली मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में 1689 में औरंगजेब ने डिफीट किया था संभाजी को। संभाजी कौन थे? साहू के पिताजी थे और शिवाजी के बेटे थे। तो संभाजी को डिफीट किया गया था 1689 में, उनके बेटे साहू को कैप्चर कर लिया गया था। इसके बाद आते हैं राजा राम, जो कि शिवाजी के छोटे भाई हैं। तो शिवाजी के छोटे भाई और इनकी वाइफ है ताराबाई, इनका बेटा था शिवाजी 2। तो यहाँ पे देखिए शिवाजी के यंगर ब्रदर जो राजा राम है, इनके बेटे शिवाजी 2 को गद्दी मिल गई थी। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यंग थे तो ताराबाई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो साहू को रिलीज़ कर दिया जाता है। और रिलीज़ करने के पीछे यही रीज़न था कि मराठा में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट हो गद्दी को लेकर के। तो साहू को रिलीज़ कर दिया जाता है बहादुर शाह वन के द्वारा, जो कि सक्सेसर होते हैं औरंगजेब के। इसके बाद आप देखेंगे कि क्योंकि वहाँ पे साहू अभी तक एक प्रिजनर थे मुगल के पास, तो यहाँ पे ताराबाई जो थी, जो कोल्हापुर में थी, और इनके बेटे जो थे शिवाजी 2, ये राज कर रहे थे। लेकिन साहू के रिलीज़ के बाद साहू सतारा में आ गए, मतलब सतारा में ये शासन करने लगे। अब यहाँ पे एक सिविल वार स्टार्ट हो जाता है ताराबाई और साहू के बीच में, क्योंकि ताराबाई मानना नहीं चाह रही थी कि साहू जो है वो मराठा लीडर होंगे। तो यहाँ पे ये इंटरनल डिस्प्यूट का फ़ायदा उठा करके यहाँ सिविल वार के टाइम पे एक पेशवा डोमिनेशन इमर्ज होता है। और ये पेशवा डोमिनेशन मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री आप मान सकते हैं। तो राजा मात्र एक पपेट की तरह काम करेगा और यहाँ पेशवा जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं, पेशवा का रूल होने लगता है। तो जो फर्स्ट पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, पेशवा ऑफ साहू। तो साहू के पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने फिर ताराबाई और शिवाजी 2 को हटा करके साहू की हेल्प करके साहू को गद्दी पे बैठाया था। तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा थे। तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, जो स्ट्रीम लाइन किया था जिन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को संभाजी के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। देखिए मॉडर्न लाइंस में, फॉरेन में यानी किसी दूसरे देश में किस लीडर ने इस्टेब्लिश किया था एक फॉरेन एम्बेसी को। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हैदर अली, सेकंड है मीर कासिम, थर्ड है हमारा शाह आलम 2, फोर्थ है टीपू सुल्तान। तो देखिए यहाँ पे फॉरेन के साथ अच्छा रिलेशन किसका था, हम सबको पता है मैसूर का था।
मैसूर, तो यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान। मीर कासिम बंगाल में थे और शाह आलम टू आपको पता है मुग़ल एम्परर थे, तो इन दोनों को आप नहीं देख सकते। अब हैदर अली और टीपू सुल्तान में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है इनका राज था 1782 टू 99 तक। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान ने फॉरेन एम्बेसी को इस्टेब्लिश किया था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे किसी अगले वीडियो में कि कैसे यहाँ पे मैसूर डायनेस्टी आई थी, टीपू सुल्तान का क्या काम था, क्या किया था उन्होंने, या हैदर अली के टाइम का जो इम्पोर्टेंट इवेंट था, इसको हम लोग किसी अलग वीडियो में देख लेंगे। थर्ड हमारा व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली हैं उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। तो इसके पीछे का इमीडिएट कारण यानी कि तत्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट है ही वांटेड टू एवेंज द एक्सपल्शन ऑफ हिज वाइसराय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाय द मराठास। सेकेंड है आपका द फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जलंधर अदीना बेग खान इन्वाइटेड हिम टू इन्वेंट पंजाब। थर्ड है हमारा ही वांटेड टू पनिश मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द चार महल गुजरात औरंगाबाद साइलकोट एंड पासरर। फोर्थ हमारा ही वांटेड टू एनेक्स ऑल द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब अप टू बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली टू हिज किंगडम। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट में कह रहा है कि मराठा से बदला लेने के लिए, क्योंकि मराठा ने लाहौर से उनके जो वाइसराय थे उसको एक्सपेल कर दिया था। सेकंड बोल रहा है यहाँ पे जलंधर में जो अदीना बेग थी उनके गवर्नमेंट से वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए वो चाहते थे कि पंजाब उनके अंडर आ जाए। यहाँ पे थर्ड कह रहा है कि वो मुगल्स को पनिश करना चाहते थे क्योंकि वो लोग जो है रेवेन्यू नहीं दे रहे थे। एंड फोर्थ है आपका कि ये फर्टाइल प्लेन जो था पंजाब का और उसके बॉर्डरिंग रीजन का, उसको अपने मतलब एनेक्स करना चाह रहे थे, उसको अपने शासन में मिलाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको पता है किसके किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा लीडर्स के बीच में हुआ था ये बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसका अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो 14 जनवरी 1761 हो जाएगा। और इसका जो मेन रीज़न था क्योंकि हुआ था मराठा के साथ, आपको पता है। तो यहाँ पे आप इजीली ऑप्शन ए को पिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका एक्सपल्शन हुआ था, उनके वाइसराय जो थे तैमूर शाह उनको एक्सपेल कर दिया गया था मराठास के द्वारा। तो यहाँ पे सिंपली आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लॉजिकली भी यहाँ जा सकते थे क्योंकि किसके किसके बीच में वॉर हुआ था, भले आपको बाकी कुछ नहीं पता हो। फोर्थ हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्टली मैच, इनमें में से कौन यहाँ पे करेक्टली मैच है। फर्स्ट है हमारा गुरु अंगद, सेकेंड है गुरु रामदास, थर्ड है हमारा गुरु अर्जन देव। तो इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, तो इसको देखने से पहले लोग सिंपली इन गुरुज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारा गुरु नानक। तो गुरु नानक के टाइम पे द सिख गुरु नानक वॉज फाउंडर ऑफ सिखिज़म। सिखिज़म का फाउंडर कौन थे, गुरु नानक देव। और इनका जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था पाकिस्तान में। सेकंड गुरु थे गुरु अंगद। इनके टाइम का जो इम्पोर्टेंट इवेंट था ये कि इन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है उसको बनाया था, उसको इमर्ज किया था। एक रिटन फॉर्म होती है गुरुमुखी लैंग्वेज जो कि पंजाबी में लिखी होती है। गुरुमुखी जस्ट एन स्क्रिप्ट है पंजाबी लैंग्वेज के लिए, जैसे कि हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट है। थर्ड हमारा गुरु अमरदास। इनके टाइम पे इम्पॉर्टेंट था कि इन्होंने लंगर को स्टार्ट कराया था। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि लंगर जो है वो गुरु अंगद के टाइम पीरियड पे स्टार्ट कराया गया था। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लेंगे। गुरु अमरदास के टाइम पे फ्री किचन जिसको हम लोग लंगर कहते हैं वो स्टार्ट कराया गया था। फोर्थ इवेंट अगर आप लोग देखें गुरु रामदास के टाइम पे, तो यहाँ पे इन्होंने अमृतसर जो सिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, एक अमृतसर सिटी का फाउंडेशन गुरु रामदास ने किया था। और जो गोल्डन टेम्पल है बनाने का स्टार्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। फिफ्थ गुरु हैं गुरु अर्जन। इनके टाइम पे आदि ग्रंथ जो है उसको कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनके टाइम पे फिनिश किया गया था गोल्डन टेम्पल का जो काम था अमृतसर में, वो भी इन्हीं के टाइम पे फिनिश किया गया था जो कि गुरु रामदास ने स्टार्ट किया था। इसके बाद रंजीत सिंह ने क्या करवाया था, ये जो गोल्डन टेम्पल है उसमें गोल्ड का जो प्लेट्स है या फिर जो भी वहाँ पे सुंदरता के लिए जो भी स्टोन्स बिछाए गए थे वो सब सिख रंजीत सिंह ने किया था, सिख लीडर रंजीत सिंह ने किया था। सिक्स देखेंगे गुरु हरगोविंद। इनके टाइम में क्या हुआ था ना कि सोल्जर संत इनको कहा जाता था। तो गुरु हरगोविंद ने एक मिलिट्री टैक्टिक्स को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखेंगे गुरु हर राय।
इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, 1630 में इनका जन्म हुआ था और ये एक तरह के पीसफुल लीडर थे। ये गुरु हर राय ने जहाँ भी किया वो मीडिएटर का काम करते थे, कभी भी इन्होंने लड़ाई नहीं किया। भले इन्होंने हरगोविंद का जो भी गुरु हरगोविंद का जो मिलिट्री रूल था या मिलिट्री जो लीडर्स थे उनको इन्होंने हार्म नहीं किया, उस आर्मी को नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ पे इनका काम था कि जो भी सिख गुरु के टीचिंग्स हैं और जो सिख का फेथ है उनको अलग अलग लोगों तक स्प्रेड करें। नेक्स्ट देखते हैं गुरु हरकृष्णा। तो ये इनका भी काम था, ये इनका टाइम पीरियड ना बहुत ज़्यादा छोटा था। देखिए यहाँ पे ये ओनली 5 ईयर्स के जब थे तब इनको गुरु मान लिया गया था और 8 ईयर्स की एज में इनका डेथ हो गया था ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। तो ये 8 ईयर्स के एज में इनका डेथ हो गया। तो सबसे कम टाइम पीरियड के यही थे, सबसे स्मॉल एज के। यहाँ पे देखिए इनका काम था, ये बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा में लगे हुए थे। जैसे कि स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक जब आया था तो इन्होंने लोगों की बढ़ चढ़ के हेल्प की थी, मदद की थी और साथ में यहाँ पे विदाउट सीइंग एनी रिलीजन इन्होंने सभी की हेल्प की थी। तो यहाँ पे इनका टाइम पीरियड 3 साल का था, जब 5 साल के थे तभी ये गुरु बन गए थे। सबसे यंगर गुरु आप बोल सकते हैं। गुरु तेग बहादुर, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था और इन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट होने से रोका था। यानी कि ये हिंदू थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे हिंदूज़, और ये इस्लाम में कन्वर्ट होने से इन्होंने मना कर दिया था, इसीलिए इनको बाद में एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट गुरु है गुरु गोविंद सिंह। जो 10th गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह लास्ट ऑफ द ह्यूमन सिख गुरु में लास्ट है। इनका जन्म हुआ था 1666 को और ये गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। इन्होंने जो खालसा पंथ आप बोलते हैं उसको इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद इनकी मृत्यु 1708 में हुई थी और गुरु ग्रंथ साहिब जो है इन्होंने ही मतलब एज सिख स्क्रिप्चर है जो फ्यूचर गुरुज के बारे में है उसको बनाया था। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को जो कंपाइल किया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था कंपाइल करने का काम। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग देख लेंगे 6 गुरुज के बारे में शॉर्ट में। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गुरु अंगद डेवलप द स्क्रिप्ट ऑफ गुरुमुखी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि गुरु अंगद ने किया था स्क्रिप्ट गुरुमुखी का स्टार्ट, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है गुरु रामदास कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। देखिए आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन गुरु रामदास ने नहीं किया था, गुरु अर्जन देव ने किया था। तो गुरु अर्जन देव हो जाएगा आपका कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ। और यहाँ जो गुरु अर्जन देव लिखा हुआ है लेट द फाउंडेशन ऑफ होली सिटी अमृतसर। तो देखिए यहाँ पे होली सिटी जो अमृतसर है उसको गुरु रामदास ने बनाया था। यानी रामदास के टाइम पे यहाँ देखिए आप अमृतसर का फाउंडेशन रखा गया था और आदि ग्रंथ अर्जन देव के टाइम पे। तो यहाँ पे आपका सेकंड भी इनकरेक्ट है एंड थर्ड भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा या इसके बारे में आपको पता होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका रिजल्ट क्या हुआ। फर्स्ट है आपका ये विक्टोरियस रहा अफगान्स के इस्टेब्लिशमेंट में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंट्रोल के लिए। यानी कि अब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अफगान का कंट्रोल हो गया। इट सीरियसली डिफ्लेटेड द कोर्स ऑफ मराठा इम्परियलिज्म। यानी कि इन्होंने बहुत बुरी तरह से मराठा इम्परियलिज्म को डिफीट किया। थर्ड हमारा इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंसोलिडेट इट्स पावर इन बंगाल एंड साउथ इंडिया। यानी कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये कंसोलिडेट करे अपने पावर को बंगाल में और साउथ इंडिया में। यहाँ पे देखिए सिंपली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होता है। अगर आप रिलेट करना चाहें तो 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और प्लासी के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया था बंगाल में अपने पैर पसारने का। तो यहाँ पे आप सिंपली थर्ड ऑप्शन को सही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्योंकि मराठा भी अब हार चुके थे। तो थर्ड तो आपका करेक्ट होगा। तो ए एंड बी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ जो सेकेंड है ये भी सही है क्योंकि मराठा हार चुके थे तो ऑब्वियसली इनका जो इम्पीरियलिज्म का जो थाउट था, कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हुआ। तो मराठा भी यहाँ हार गया। तो सेकंड पे आपका करेक्ट है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे विक्टोरियस तो हो गए थे यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली, बट यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई कंट्रोल नहीं रह पाया, फर्म कंट्रोल नहीं रह पाया था। तो यहाँ पे फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये लोग बस यहाँ पे हरा करके यहाँ से वापस चले गए। बाद में यहाँ पे EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने पूरा मतलब अपना कॉन्संट्रेट किया पावर पूरे इंडिया में आगे चल के। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट बट 1 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, नीचे जो दिया हुआ है उसमें कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट है मार्तंड वर्मा केरला, सेकंड है टीपू सुल्तान कार्नेटिक, थर्ड है सूरजमल राजपूत। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भी पता होगा तो ये पता होगा टीपू सुल्तान कार्नेटिक के नहीं थे, मैसूर के थे। तो सेकंड आप देखेंगे तो फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मार्तंड वर्मा जो है वो केरला के थे, फर्स्ट भी आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका इनकरेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे सेकंड अगर आप इनकरेक्ट जाएंगे तो आप बी, सी एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं और आपका ऑप्शन 1A करेक्ट हो जाएगा। सूरजमल जो थे राजपूत नहीं थे, ये जाट राजा थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के रेफरेंस में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। फर्स्ट है ही इशूड क्वाइन विदाउट एनी रेफरेंस टू द मुगल एम्परर, बिना मुगल एम्परर के किसी रेफरेंस के उन्होंने क्वाइन को इशू कर दिया था। सेकेंड है ही ट्राइड टू सेट अप ट्रेडिंग कंपनीज ऑन लाइन्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज की तरह ये भी अपने ट्रेड को सेटअप करना चाहते थे। थर्ड है ही सोड अ नी इंटरेस्ट इन रशियन रिवॉल्यूशन, इन्होंने अपना एक इंटरेस्ट दिखाया था रशियन रिवॉल्यूशन में। तो सेकंड तो आप करेक्ट मान सकते हैं क्योंकि इनका फॉरेन लाइंस पे ज़्यादा झुकाव था, ये चाहते थे कि उस तरह से इनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, ट्रेडिंग कंपनीज बने। तो आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे तो एक इमेज इनका बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे आराम से। सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे आप इजीली। अब यहाँ पे देखिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था रशियन रिवॉल्यूशन में, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा एंड फिर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। 8 का 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रिगार्ड टू राजा सवाई जय सिंह। तो राजा सवाई जय सिंह कौन थे, ये एक राजपूत राजा थे। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, आप सबको पता है राजा सवाई जय सिंह पिंक सिटी जयपुर का निर्माण इन्होंने किया है। तो फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा, तो आप सी को एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड हो जाएगा ही बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन दिल्ली जयपुर एंड भोपाल। देखिए इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज लगाया था दिल्ली जयपुर और भोपाल में। थर्ड हमारा ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग द ट्रेडिशन ऑफ लेविस एक्सपेंडिचर बाय राजपूत ऑन देयर डाउटर्स वेडिंग्स। देखिए यहाँ पे राजा सवाई जय सिंह के बारे में आप जानेंगे, उनके इश्यूज़ के बारे में या उनके लाइफ के इवेंट के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता होगा कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज लगाया था दिल्ली जयपुर में, या कहाँ लगाया था ये मान लेते हैं आपको नहीं पता है। बट इन्होंने एक काम किया था, ये हमेशा से जो भी समाज में जो बुराई है उसको हटाने का काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था ना, स्टार्ट नहीं किया था, रिड्यूस किया था। इन्होंने रिड्यूस किया था ट्रेडिशन को, जो एक्सपेंडिचर किया जाता था राजपूत के डॉटर के वेडिंग में। क्योंकि यहाँ पे जब भी डॉटर का वेडिंग यानी किसी बेटी की शादी होती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्च होता था और उस खर्च की वजह से यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसको रोकने के लिए जो शादी में खर्च होते थे उसको कम किया गया था राजा सवाई जय सिंह के द्वारा। तो थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड आप इनकरेक्ट करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख सकते हैं। देखिए पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट है बट सेकंड ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे भोपाल में ऑब्जर्वेटरी को नहीं इस्टेब्लिश किया गया था, तो ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो तो आप इसको एग्जाम में छोड़ के आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ सिख्स इन द पंजाब। तो सिख्स जो थे पंजाब में उनके पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के बारे में किसने कंट्रीब्यूट किया था, किस तरह से उनका पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट है अफगान इन्वेजन, सेकंड है मराठा इनकर्सन, थर्ड है हमारा इंटरनल स्ट्रगल विद इन मुगल प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मुगल का जो इंटरनल डिसरप्शन था वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट के इमरजेंस में हेल्प कर रहा था। तो थर्ड तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ए एंड बी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो अफगान इन्वेजन था 1761 में या उसके पहले टाइम पे जो अफगान इन्वेजन हो रहे थे उसने कहीं ना कहीं सिक्स के इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प किया था और मराठा का जो इनकर्सन था इसने भी हेल्प किया था। तो आपका 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विथ रिगार्ड टू सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। सिक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपको ये बताना है। फर्स्ट है द सिख पंथ वाज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह, सिख पंथ को गुरु गोविंद सिंह ने फाउंड किया था। सेकंड आपका गुरु हरगोविंद ट्रेंड द सिख्स इन मिलिट्री आर्ट एंड वार टैक्टिक्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप ध्यान से नाम को पढ़ेंगे तो। यहाँ गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, गुरु नानक देव थे।
गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया था सिख पंथ को, तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ए एंड सी इज एलिमिनेटेड एंड नेक्स्ट आपका बचेगा बी। तो गुरु हरगोविंद ने ट्रेन किया था सिख्स को मिलिट्री टैक्टिक्स में या वॉर टैक्टिक्स में, तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था गुरु हरगोविंद के बारे में, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे गुरु हरगोविंद के बारे में हम लोग को देखा था। गुरु हरगोविंद वाज बॉर्न इन 1569 एंड ये जो है सोल्जर संत भी इनको कहा जाता था क्योंकि इन्होंने वॉर टैक्टिक्स को स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर ट्रू रिगार्डिंग द मराठाज इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मराठाज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट, द रेवेन्यू सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठाज वर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ मुगल्स, यानी जो रेवेन्यू सिस्टम था और एडमिनिस्ट्रेशन था मराठा का वो लगभग सेम था मुगल्स के जैसा। सेकंड, द मराठा इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द कॉमन पीपल। मराठाज ने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश किया था कॉमन पीपल के साथ। देखिए यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं 18th सेंचुरी में मराठाज के द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था चौथ और सरदेश मुखी के नाम पे। तो यहाँ पे कॉमन पीपल के साथ तो इनका कोई अच्छा रिलेशन था नहीं, या किसी और अदर स्टेट के राजा के साथ इनका अच्छा रिलेशन था नहीं, तभी तो 1761 में इनकी किसी ने हेल्प नहीं की थी एक्सेप्ट इमादुद मुल्क, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मराठा का कोई अच्छा रिलेशन नहीं था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था कॉमन पीपल के साथ। फर्स्ट, द रेवेन्यू सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठाज वर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द मुगल। ये आपका करेक्ट है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहीं ना कहीं सिमिलर था उस टाइम के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा। तो आपका यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिगार्ड टू हैदर अली। हैदर अली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। He belonged to the royal Wadiyar dynasty. Second, he modernized the Mysore army along with European lines. Third, हमारा he was well educated and man of great energy and intellect. ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मैन थे, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे, ऐसा कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए पे फर्स्ट जो है ये वाडियार डायनेस्टी, आप जानते हैं वाडियार डायनेस्टी बोलते हैं मैसूर डायनेस्टी को ही। तो मैसूर डायनेस्टी को पहले वाडियार डायनेस्टी के नाम पे जाना जाता था, जिसके राजा कौन थे, चिक्का कृष्ण राज। तो चिक्का कृष्ण राज जो थे ये इसके राजा थे। इनके दो बेटे थे, एक का नाम था देवराज, एक था नजराज। अब इसके टाइम पीरियड पे जो हैदर अली थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे, सिंपल आर्मी ऑफिसर थे, ये इस डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते थे। तो इनके डिस्प्यूट को देखते हुए हैदर अली ने अपना एक नया राज्य स्थापित किया, मैसूर का नाम यहाँ पे वाडियार डायनेस्टी को हटा के इन्होंने मैसूर की स्थापना की थी। तो ये इस वाडियार डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ये अलग व्यक्ति थे, अलग पर्सन थे। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, ही मॉडर्नाइज द मैसूर आर्मी अलॉन्ग यूरोपियन लाइन्स। देखिए इनका काम था, ये लोग ऐसा कर रहे थे, हैदर अली भी और टीपू सुल्तान भी। एक काम करेंगे हम लोग, मैसूर राज्य जो है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगी हैदर अली का जो भी सक्सेशन था इनका, इसके पहले कौन कौन से राजा हुए इसको हम लोग डील कर लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, ही वाज वेल एजुकेटेड एंड अ मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी एंड इंटेलेक्ट। देखिए यहाँ पे ये वेल एजुकेटेड नहीं थे, भले इनके पास ग्रेट एनर्जी थी, इंटेलेक्ट थे ये, लेकिन ये वेल एजुकेटेड नहीं थे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बारे में जो भी आंसर है, जो 13 क्वेश्चन है उसके आंसर को यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। और किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा या किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, मैं ट्राई करूँगी कि उस वीडियो को जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।